नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, अब पहले तो हमने 1991 तक का पढ़ लिया सारा काम। अब क्या हुआ था 1991 के बाद, ठीक है, आफ्टर 1991 या 1991 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी, एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, जिसमें 3 बड़े मेजर्स लिए गए इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। देखो, इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए कि जिससे हम पुल कर सकें इकोनॉमी को, जो 90s का क्राइसिस था। ठीक है, 90s में जैसे हम डाउन जा रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बाद हमने कुछ रिफॉर्म्स लिए। दीज रिफॉर्म्स आर ऑल्सो नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, द पॉलिसी ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अभी इन तीनों के मीनिंग हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कि क्या चीज़ें ये हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं, तो एलिमेंट्स यही 3 है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन हमारे पास इसका मीनिंग का। देखो, अब इसमें मीनिंग समझाता हूँ मैं तुम्हें क्या चीज़ है लिबरलाइजेशन में। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि लिबरल हो जाना। ठीक है, लिबरल मतलब काम हो जाना, सख्त मत रहना। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से इसका उल्टा सोचें तो क्या चीज़ है कि फ्रीडम देना। ठीक, कि आप अपना काम कर सकते हो कुछ भी। उसके बाद फिर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि मतलब प्राइवेटाइज करने का मतलब प्राइवेट सेक्टर को चीज़ें दो और पब्लिक सेक्टर का रोल उसमें डिक्रीज़ करो। इट मीन्स एंटरप्राइजेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, तो उसमें ऑनरशिप और कंट्रोल किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का होगा। उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट मतलब अपने साथ मिला लेंगे इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज़ फॉर फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि हम बाहर से अब गुड्स मंगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 पॉलिसीज़ थी, फ्रीडम दो, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज़ करो और बाहर से भी गुड्स मंगा सकते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइज करना, ग्लोब से ही वर्ड बनता है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब मतलब सारी कंट्रीज इकट्ठे, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि क्यों ज़रूरत क्यों पड़ती थी इसकी एनईपी की। चलो 3 चीज़ तो हमने करी, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों थी। जो हम कह रहे हैं ना कि 90s का क्राइसिस था, तो उसमें ये बेसिकली ये दिक्कतें थी। एक तो फिस्कल डेफिसिट हाई था। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं आपकी कमाई से। ठीक है, इट मीन्स बोरोइंग। ठीक है, तो उन जो एक्स्ट्रा खर्चों को पूरा करने के लिए जब हम बोरोइंग करते हैं ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे, कहीं से उधार लेना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, इट मीन्स बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो रहे थे रेवेन्यू की वजह से, तो उसकी वजह से उधार ज़्यादा लेना पड़ा। उसी चीज़ को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट मतलब घाटा, तो उससे क्या हो रहा था, घाटा बढ़ रहा था हमारा। इट इंडिकेट्स पुअर हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, और इससे क्या, महंगाई भी बढ़ रही थी। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी। इसका मतलब ये इसके अंदर का ही पार्ट है। इट मीन्स बीओपी डेफिसिट, दैट इज़ पेमेंट एक्सीड्स टोटल रिसिप्ट्स। 1980-81 में तो ये 2214 करोड़ था, मतलब पेमेंट माइनस रिसिप्ट्स इतना था, पेमेंट्स इतनी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन ये 1990-91 में तो इतना ज़्यादा हो गया था, इस 17367 करोड़। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, मतलब जैसे हम बाहर से कुछ सामान मंगाते थे, इम्पोर्ट करते थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। तो वो फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि बाहर पैसे जाएंगे तो फॉरेन करेंसी में जाते थे, तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज था ना, वो इतने लेवल तक गिर गया था कि हम अपने 10 दिन का बिल भी नहीं चुका पा रहे थे। ठीक है, फिर क्या करना पड़ा था, गवर्नमेंट को अपने जो ये गिरवी रखने पड़े थे गोल्ड रिजर्व वर्ल्ड बैंक के पास, जिससे कि उधार चुका सकें पूरा। ठीक है, टू डिस्चार्ज इट्स डेट ऑब्लिगेशन। उसके बाद फिर ये था, महंगाई ज़्यादा हो रही थी, इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइजेस। इसमें क्या पॉइंट है कि प्रायर टू 1991 से पहले भले ही रेनफॉल बहुत अच्छी हुई थी 3 साल तक, लेकिन महंगाई फिर भी थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बुरे से बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, फ्रॉम बैड टू वर्स। इसीलिए एनईपी की नीड जो थी वो ज़्यादा मजबूत हुई, स्ट्रेंथन। ठीक है, फिर उसके बाद पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। पीएसयूज अच्छा काम नहीं करते थे, परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। ठीक है, हमने काफ़ी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करी, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में ऑफ पीएसयूज, लेकिन इससे हमें लॉसेज हुए। ठीक है, तो इन 5 फैक्टर्स की वजह से हमारी नीड जो थी वो काफ़ी स्ट्रांग पड़ी एनईपी की, कि हाँ अब चीज़ों को बदलने की नीड है। इसी वजह से नेशनल इकोनॉमी, ये अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी लाई गई, जिसमें 3 मेजर्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है,
अच्छा, लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। अब देखो क्या चीज़ है कि क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे लिबरलाइजेशन। देखो इसमें पहला ना इंडस्ट्रीज़ में रिफॉर्म किया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक, मतलब उसमें क्या था, हमें फ्रीडम देनी थी, तो फ्रीडम का मतलब जो लाइसेंसेस थे उनको ख़त्म करो। एबोलिशन, एबोलिशन मतलब ख़त्म करना इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। तो जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 1991 की थी उसमें एबॉलिश किया गया कि लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। ठीक है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में अब बिना लाइसेंस के आप काम कर सकते हो, लेकिन इनको छोड़कर, जैसे लिक्वर, सिगरेट, शराब, डिफेंस इक्विपमेंट्स, डेंजरस केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इन 5 चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह पे अब लाइसेंसिंग की कोई नीड नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रोल कम करो। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ थी वो जो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर में वो 17 से 8 पे आ गई थी, और धीरे धीरे 2010-11 में ये नंबर सिर्फ 2 तक रह गया। ठीक है, और वो 2 कौन सी है, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। ठीक, अच्छा उसके बाद थर्ड पॉइंट, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्टिव एरियाज। ठीक है, रिजर्व मतलब होता है कि सिर्फ वही काम करेगा, डी रिजर्वेशन यानी कि भाई रिजर्वेशन खोल देना, एक तरह से रिजर्वेशन जो प्रतिबंधन था वो हटा देना। ठीक है, मेनी प्रोडक्टिव एरियाज विच वर अर्लियर रिजर्व फॉर एसएसआई वर डी रिजर्व्ड। अब जो एसएसआई के लिए रिजर्वेशन थी वो काफ़ी सारी हटा दी थी हमने। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइसेंसिंग से लिंक्ड थी। अब देखो जब हमने लाइसेंसेज एबॉलिश कर दी तो इसकी लिमिट भी मतलब लिमिट भी हट गई। तो अब क्या था, नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग एम्प्लाइड फ्रीडम टू प्रोड्यूसर फॉर द चॉइस ऑफ कि क्या बनाऊँ, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, और किस क्वांटिटी में बनाऊँ। ठीक, तो इससे क्या हुआ, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई। उसके बाद फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। अब क्या था कि जो बाहर से हम कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट और मशीनरी को भी मंगा सकते थे। ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑल्सो एम्प्लॉयड फ्रीडम फॉर इंडस्ट्रीज टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, जिससे क्या होगा, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी विद अ व्यू ऑफ अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी। अब परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी गवर्नमेंट से कि हम टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर सकें। ठीक है, ये 5 पॉइंट है। अब इसका देखो मैं यहाँ पे कोड लिखूँ, ए से लेके एफ तक के पॉइंट है, बस ये बी से नहीं है। एबोलिशन ऑफ लाइसेंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्टिव एरियाज, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी और फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। ठीक है, याद करना भी इजी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये थे इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब इसमें फाइनेंशियल सेक्टर जो होता था ना उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए, उसमें भी रिफॉर्म्स लाए गए। लिबरलाइजेशन इम्प्लाइड अ सब्सटेंशियल शिफ्ट in the role of RBI from a regulator to a facilitator of the financial sector। देखो अब इसमें क्या होता है कि जो RBI था ना पहले चीज़ों को वही देखता था, रेगुलेट करता था, मतलब जो वो रूल्स बना देता था वही फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन अब उसने रेगुलेटर की जगह अपना काम शिफ्ट करके हेल्पर का कर दिया। ठीक है, फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर मतलब आपको जहाँ पे दिक्कत आएगी तो वो हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि काम बेसिकली हर कोई अपना अपना कर पाएगा, ये अपनी एडवाइजरी दे पाएगा। ठीक है, एडवाइस दे पाएगा कि यहाँ पे अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो मैं हूँ, मैं एडवाइस दूंगा। ठीक, हेल्प करने के लिए था फैसिलिटेटर, मतलब हेल्प करना। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग। फाइनेंशियल सेक्टर में देखो क्या क्या चीज़ें आती है, इंडस्ट्रीज में तो वो होती है ना प्रोडक्शन वगैरह करना, तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चीज़ें होती है, बैंक आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आती है। लिबरलाइजेशन से पहले RBI वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लिबरलाइजेशन से पहले क्या होता था कि RBI ना इंटरेस्ट रेट खुद तय करता था कमर्शियल बैंक के लिए। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद RBI ने कहा कि कमर्शियल बैंक को कि आप खुद डिसाइड करोगे इंटरेस्ट रेट एज़ पर मार्केट फोर्सेस, यानी कि जैसा आपको लग रहा है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट रेट्स अपने खुद चेंज कर सकते हो। लिबरलाइजेशन ने ये भी अलाउ किया कि जो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि बाहर वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया हैज़ शोन अ मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ। ठीक है, अलग अलग डायमेंशन होते हैं हर एक चीज़ के, तो वो मल्टी डायमेंशनल यानी कि एक चीज़ की ग्रोथ नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों की ग्रोथ हुई। एंड इज़ प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें अभी और पॉइंट्स हैं थोड़े से। ठीक, तो इसको हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे अपना। ठीक,
अभी सिर्फ इतना ही कि लिबरलाइजेशन के बारे में 2 रिफॉर्म्स हमने पढ़े, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल। तो अभी तो इतना ही लर्न करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे कंटिन्यू।